Customer selection, acquisition, retention and extension. Customer selection, type of customer which the company needs to target has to be selected. कंपनी को किस तरीके के कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए उसका सिलेक्शन करती है कंपनी. उसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं. हु आर वी टारगेटिंग, हम किनको टारगेट कर रहे हैं, व्हाट इज़ देयर वैल्यू, और उन कस्टमर्स को टारगेट करने का वैल्यू क्या होगा, और वेयर डू वी रीच देम, और हम उनको कहाँ पे रीच कर सकते हैं, वो कहाँ पे मिल सकते हैं हमें. कस्टमर एक्विजिशन, रिलेशनशिप नीड्स टू बी डेवलप्ड विथ न्यू कस्टमर्स. नए कस्टमर से रिलेशनशिप डेवलप करने को कस्टमर एक्विजिशन कहते हैं. मेथड ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर इंक्लूड्स ट्रेडिशनल ऑफलाइन टेक्निक्स एंड ऑनलाइन टेक्निक्स. कुछ ऑफलाइन टेक्निक्स होती है, कुछ ऑनलाइन टेक्निक्स होती हैं. ऑफलाइन में एडवर्टाइजिंग और डायरेक्ट मेल एक्सेट्रा ये सब आते हैं. ऑनलाइन टेक्निक्स में क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग. जब भी कोई कस्टमर या कोई इंसान कुछ भी सर्च करता है किसी एक प्रोडक्ट रिलेशन में, तो जो जिसका प्रोडक्ट होता है वो लोग इस तरीके से एडवर्टीजमेंट्स देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखाई दे सर्च इंजन में. ऑनलाइन पीआर, पब्लिक रिलेशंस, ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, वो सब ऑनलाइन पीआर के अंडर आते हैं. ऑनलाइन पार्टनरशिप कर रहे हैं कि आप अपने वेबसाइट में हमारे एडवर्टीजमेंट्स दिखाइए. इंटरैक्टिव एडवर्ड्स मतलब ये किससे इंटरेक्शन है, डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्शन है. जैसे कि हम लोग फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, अगर उसमें डायरेक्टली हमको कुछ भी एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं. इंटरैक्टिव एडवर्ड्स मीन्स जो इंटरैक्टिव है, इंटरैक्टिव इन नेचर मीन्स आप डायरेक्टली कस्टमर से इंटरैक्ट कर पा रहे हो. आप डायरेक्टली कस्टमर फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहा है, कुछ देख रहा है, आप उसमें एडवर्टीजमेंट का पॉपअप वगैरह आ रहा है, आप कस्टमर चाहे तो उसमें एंटर कर सकता है. और जब भी ऐसी वेबसाइट्स में अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट दिखते हैं तो पर क्लिक जितनी बार कस्टमर उसमें क्लिक करते हैं, जिनका प्रोडक्ट होता है वो लोग उन वेबसाइट्स को पेमेंट करते हैं. जैसे कभी गेम्स वगैरह का पॉपअप आया, आप इसको इंस्टॉल कीजिए. अगर आप चाहें तो उन गेम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कुछ आया, आप चाहें तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको अगर इंटरेस्टेड है तो आप उसको देख सकते हैं. ऑप्ट इन ईमेल, अगर आपने ऑप्ट इन किया है कि आप लोग हमें मेल कर सकते हैं, तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड डेवलपमेंट या चेंजेस जो भी हो रहे होते हैं वो सेंड करती रहती है. वायरल मार्केटिंग, ये इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सोशल मीडिया में वायरल करवा देते हैं. सबके पास उससे रिलेटेड जानकारी चली जाती है और प्रोडक्ट बहुत वायरल हो जाता है. मतलब बहुत जल्दी से तेज़ी से लोगों में उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी फैल जाती है. Customer retention, keeping existing customers. Emphasis on understanding customer needs to ensure better customer satisfaction. कस्टमर के नीड्स को समझने में हमें ध्यान देना है जिससे कि उनके कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया जा सके. Ensure ongoing quality service quality by focusing on tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. जो भी हमारे एसेट्स हैं उनमें हमें फोकस करना है और हम रिलायबल प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करें, रिस्पॉन्सिव रहें, हम अश्योरेंस प्रोवाइड करें, क्वालिटी रिलेटेड अश्योरेंस, और एम्पथी को हम यूज़ करें. एम्पथी मतलब हम अपने आप को क्लाइंट के प्लेस पे रख के उनके नीड या रिक्वायरमेंट को समझ के उसके अकॉर्डिंग उनको सर्व करें. ई टेक्निक्स फॉर रिटेनिंग कस्टमर्स आर पर्सनलाइजेशन. रिटेन करना है अगर कस्टमर को तो हम उनके ही पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट हम बनाएं. मास कस्टमाइजेशन में क्या होता है कि कोई एक ग्रुप है, कोई एक एज ग्रुप है जिसके अकॉर्डिंग हम या किसी भी बेसिस पे हमने ग्रुप बना लिए हैं और उनके अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं. एक्स्ट्रानेट्स क्या होते हैं, कंपनी के ही कुछ सिस्टम्स के द्वारा अगर हम उनको कुछ ऑर्डर्स वगैरह प्लेस कर रहे हैं और उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं तो वो एक्स्ट्रानेट्स हो गए. जैसे कि कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है
उसकी खुद की वेबसाइट से अगर हमने जाके कुछ ऑर्डर प्लेस किया है तो उसमें सारी डिटेल्स हमारी सेव हो जाती हैं। अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह का एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जो कंपनी ने हमें एक बेस पकड़ा दिया है, उसी में हमारा अकाउंट वगैरह है, उसमें हमारी सारे प्रीवियस ऑर्डर्स, हमारे एड्रेसेस, हमारा डेटा पूरा सेव हो जाता है और उससे हम ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स और कंपनी हमारे ऑर्डर को फुलफ़िल भी कर देती है। तो एक्स्ट्रानेट्स होते हैं कस्टमर को कांटेक्ट में रखने के लिए। ऑप्ट इन ईमेल्स, अगर हमने ईमेल्स के लिए ऑप्ट इन किया है तो फिर हमें वो कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में डिटेल्स भेजती रहती है। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में अगर हम किसी से जुड़े हुए हैं तो उससे भी हमें कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स मिलती रहती है। कस्टमर एक्सटेंशन क्या है? जो हमारे कस्टमर्स हैं वो जो प्रोडक्ट्स खरीद चुके हैं अब हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम कस्टमर की नीड को बढ़ाते हैं। हम सिमिलर प्रोडक्ट जो उन्होंने पहले ख़रीद लिया है उसी के सिमिलर प्रोडक्ट हम रीसेल करते हैं, हम और ज़्यादा ख़रीदने को बोलते हैं। क्रॉस सेल क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स उन्होंने ख़रीदा है उससे क्लोजली रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्रॉस सेल, हम और भी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। पहले हमने टीवी बेचा था, अब हम रिमोट बेच रहे हैं, इस तरीके से। अप सेल मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, पहले हमने कोई छोटा प्रोडक्ट बेचा था, अब हम उससे थोड़ा महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। पहले जो बेचा था अब हम उससे थोड़ा महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। द यूज़ ऑफ IT इन डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन मैनेजिंग डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशंस लिंक देयर सेल्स सिस्टम टू द परचेजिंग सिस्टम ऑफ इट्स कस्टमर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा चेंज। डाउनस्ट्रीम यानी कि जो हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अपने कस्टमर्स के साथ जो रिलेशन है वो पूरा डाउनस्ट्रीम मैनेजमेंट कहलाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपना जो सेल सिस्टम है वो कस्टमर के परचेज सिस्टम से लिंक कर देती हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा चेंज के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा परचेज या सेल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे सेव हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, जिससे कि हमें सारी डिटेल्स मिल जाती हैं और हम कुछ फॉरकास्ट कर सकते हैं, डिटेल्स वगैरह समझ सकते हैं, हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको देख सकते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री देख सकते हैं, आगे जैसी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग सामान मंगा सकते हैं। यूजिंग ई-बिज़नेस दे सेल प्रोडक्ट, और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का यूज़ करके प्रोडक्ट का सेल करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। इंटेलिजेंस गैदरिंग इज़ यूज्ड टू मॉनिटर द ऑनलाइन कस्टमर ट्रांजैक्शंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग को यूज़ करते हैं जिससे कि ऑनलाइन कस्टमर ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर किया जा सके। इंटेलिजेंस गैदरिंग क्या है? कस्टमर ने जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह पहले किए हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उन सब की जो डिटेल्स है वो सब सेव हो जाती है सिस्टम में, उन सबको मॉनिटर कर सकता है। ईमेल इज़ वन ऑफ द वेज थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कीप्स टच विद कस्टमर, और मेल्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स के टच में रह सकता है। यूज़ ऑफ IT रिजल्ट्स इन, IT के यूज़ से क्या होता है? क्विक एक्शन, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड सेविंग इन टाइम, जल्दी काम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है और टाइम का सेविंग होता है। ब्रांड स्ट्रैटेजी, स्पेशली ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन इट्स अपील टू कस्टमर। अगर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर दी जाती है कस्टमर को प्रोडक्ट ज़्यादा अपीलिंग लगने लगता है। ब्रांडिंग कैन बी यूसेज ऑफ लोगो, हमने कोई एक लोगो बना दिया या स्पेसिफिक कलर का प्रयोग कर रहे हैं हम, या कोई अदर तरीके से हम प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरों के प्रोडक्ट से डिस्टिंक्टिवली विजिबल कर पा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से अलग नज़र आ रहा है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर इज टर्म्ड एज सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट होता है कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच। दिस कैन बी लीगली बाइंडिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। लीगली बाइंडिंग हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एग्रीमेंट में
मे बी बिटवीन सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन और विद इन डिफरेंट टीम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है दो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एग्रीमेंट हो, और हो सकता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो टीम्स के बीच में एग्रीमेंट हो। SLAs commonly include many components from a definition of the service। इसमें कॉमनली बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सर्विस की डेफिनेशन क्या है, टर्मिनेशन किस तरीके से होगा एग्रीमेंट का। To ensure that SLAs are consistently met, agreements are often designed to specific lines of differentiation, and the parties involved are required to meet regularly to create an open forum for communication। SLAs को कंस्टेंटली मीट करने के लिए हम और जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं और एकदम क्लियरली मेंशन करते हैं पार्टीज़ के बारे में, और पार्टीज़ को कहते हैं कि आप रेगुलरली मिलते रहिए, जिससे कि एक ओपन फोरम रहे, कम्युनिकेट कर सकें दोनों पार्टीज़ आपस में। प्रोवाइडर्स रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज आर स्पेसिफाइड, और अगर उसमें कुछ रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज़ भी पहले से ही स्पेसिफाइड होती हैं। देयर इज़ ऑलवेज प्लेस लेफ्ट फॉर रिविजिटिंग इन मोर SLAs, और अगर कुछ चेंजेस वगैरह है तो वो भी उसमें इंक्लूड किया जा सकता है कभी भी। बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन। बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन आर इनॉर्मस इन एनी बिजनेस। सप्लाई चेन के बहुत से बेनिफिट हैं। हाईली कंट्रोल्ड सप्लाई चेन फेचेस tangible benefits such as inventory reduction, personnel reduction, productivity improvement, order management improvement, financial cycle improvement, etc. हाईली कंट्रोल सप्लाई मैनेजमेंट से क्या होता है, हमें क्या बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। इन्वेंट्री हम कम यूज़ कर हमें इन्वेंट्री कम रखनी पड़े ना। पर्सनल रिडक्शन, हमें वर्कर्स भी कम रखना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। ऑर्डर मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट, मैनेजमेंट हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। ऑर्डर मैनेजमेंट, जो जिस तरीके से हम ऑर्डर को फुलफ़िल करते हैं उसका जो मैनेजमेंट है वो भी इम्प्रूव होगा। फिनेंशियल साइकिल इम्प्रूव होगी। फर्दर इट रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन विजिबिलिटी, इम्प्रूव्ड प्रोसेसेस। इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन विजिबल रहेगी, इम्प्रूव प्रोसेस होंगे, प्रोसेसेस इम्प्रूव हो जाएंगे, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस हमारी बढ़ेगी, स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। ये सब बेनिफिट हैं सप्लाई चेन के। प्रैक्टिकल इंसाइट्स। सप्लाई चेन कोलैबोरेशन between Walmart and Procter & Gamble. Before Walmart and Procter & Gamble started collaborating back in 80s, retailers shared very little information with manufacturer. ये दो कंपनीज़ हैं, P&G और Walmart। Walmart क्या है, ये मार्ट है, मतलब मॉल टाइप का है, और Procter & Gamble क्या है, ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है ना। तो 1980s में इनका कुछ इन्होंने कोलैबोरेट किया। रिटेलर एक रिटेलर है, एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है और जो रिटेलर है वो प्रोडक्ट को सेल करता है ना। बट देन टू जायंट, तो पहले क्या होता था, रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर आपस में ज़्यादा डिटेल्स को आपस में शेयर नहीं करते थे, लेकिन इनके कोलैबोरेशन के बाद इन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया जो कि दोनों कंपनीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को जोड़ दिया ना। एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कि दोनों कंपनीज़ को आपस में जोड़ दिया गया। When P&G's product run low at the distribution center, the system sends an automatic alert to P&G to ship more. अब ये एक ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया कि अगर प्रोडक्ट कम पड़ रहा है, अगर प्रोडक्ट ख़त्म हो रहा है, या प्रोडक्ट जैसे ही प्रोडक्ट का एक लेवल कम हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, एक अलार्म ऑटोमेटिकली P&G के पास जाता था कि प्रोडक्ट कम हो रहा है और प्रोडक्ट भेज दीजिए। In some cases, the system communicates down to the individual Walmart store. और कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे सिस्टम जो है वो स्टोर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है।
allowing PNG to monitor the shelves. PNG कौन है? प्रोडक्ट गुड्स प्रोवाइडर है। PNG मॉनिटर कर सकता है वॉलमार्ट के में जो भी शेल्फ्स हैं, मॉल में जो भी शेल्फ्स हैं जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको मॉनिटर कर लेगा। उसे ऑलरेडी पता चल जाएगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट इतना ख़त्म हो चुका है, अभी इसकी इतनी डिमांड है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो और प्रोडक्ट्स भेज देंगे। मॉनिटर द शेल्फ्स थ्रू रियल टाइम सैटेलाइट लिंकअप। इन्होंने ऐसा सैटेलाइट सेटअप कर रखा था कि रियल टाइम में आप मतलब नेटवर्क के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू ये PNG वॉलमार्ट के उसमें शेल्फ्स वगैरह में देख लेते थे कि कितना सामान सेल हो गया है और अभी कितना स्टॉक बाकी है। एंड सेंड मैसेज टू द फैक्ट्री, और फैक्ट्री को मैसेज चला जाता था व्हेन एवर अ PNG आइटम सूप्स पास्ट अ स्कैनर एट द रजिस्टर। अगर कोई प्रोडक्ट जल्दी से ख़त्म होने लगता है और स्कैनर में जा रहा है, मतलब कि जल्दी अगर कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो एक मैसेज चला जाता है फैक्ट्री को। विद इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स द रिलेशनशिप हैज़ एक्सपैंडेड टू इंक्लूड रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजीज़। अब पिछले कुछ सालों में एक सिस्टम आ गया है RFID टेक्नोलॉजीज़ टू गेन इवन मोर इंसाइट इनटू रीडिंग इनएफिशिएंसीज इन द सप्लाई चेन। इससे क्या होगा, सप्लाई चेन में जो इनएफिशिएंसीज को और कम कर दिया जाएगा। RFID टेक्नोलॉजीज़ क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा आइडेंटिफाइड करने के लिए, वो बार कोड वगैरह होता है ना जो स्कैनर से किसी भी प्रोडक्ट को जब मॉल वगैरह में उनकी बिलिंग्स वगैरह करते हैं तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि इतना प्रोडक्ट सेल हो गया है, तो वही RFID टेक्नोलॉजीज़। विद दिस काइंड ऑफ माइन्यूट टू माइन्यूट इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, PG नोज़ व्हेन टू मेक। अब सारी सैटेलाइट से ही देख रहे हैं और हमारा सिस्टम भी जुड़ा हुआ है, तो हमें पता है कि कितना प्रोडक्ट हमने दिया था, कितना सेल हो गया, कितना अभी मतलब लास्ट फोरकास्ट भी देख लेते हैं कि आगे हमें कितने की और ज़रूरत हो सकती है बेस्ड ऑन कितना अभी सेल कर पाए हैं। तो ऐसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से PG को पता चल जाता था कब हमें भेजना है, कब हमें बनाना है, कितना, एंड डिस्प्ले मोर प्रोडक्ट्स एट द वॉलमार्ट स्टोर। और वॉलमार्ट में हमें कब और प्रोडक्ट्स भेजना है। देयर इज़ नो नीड टू कीप प्रोडक्ट्स पाइल्ड अप इन वेयर हाउसेज। उसी के अकॉर्डिंग वो बनाते थे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बना के वेयर हाउस में रख दिया, वो सब इकट्ठा हो रहा है, ये सब नहीं करना पड़ा। इनवॉइसिंग एंड प्रोडक्ट्स एंड पेमेंट्स हैपन ऑटोमेटिकली टू। और इनके सिस्टम में इनवॉइसिंग और पेमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाते थे। द सिस्टम सेव्स PNG सो मच इन टाइम। ऐसे सिस्टम से PNG का बहुत टाइम सेव हो जाता था कि मतलब पहले से ही सारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी पड़ रही है, स्टोरेज कॉस्ट नहीं लग रही है, और पेमेंट वगैरह में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ रहा है, सब चीज़ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो रिड्यूस इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट कम हो गई, लोअर ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कम हो गई कि पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कम लग रही है। दैट इट कैन अफोर्ड टू गिव वॉलमार्ट लो एवरीडे प्राइस। तो वो उनको सबसे कम प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा पा रहे हैं विदाउट पुटिंग इटसेल्फ आउट ऑफ बिजनेस, और इससे उनका खुद का भी लॉस नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल इंसाइट, एप्पल्स supply chain model. Supply chain planning at Apple Incorporation is an classic example of new product development process. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है एप्पल INC का जो वर्किंग है। इट्स द इंटीग्रेशन ऑफ R&D, मार्केटिंग एंड वेरियस फंक्शंस अंडर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। Apple Incorporation accelerates the new product introduction by acquiring the licensing and third party businesses. ये लाइसेंस लेते हैं और थर्ड पार्टी बिजनेसेस को एक्वायर कर लेते हैं। INC हैज़ टू मेक द प्री पेमेंट्स, इनको प्री पेमेंट करना पड़ता है कुछ सप्लायर्स को, जिससे कि वो स्ट्रैटेजिक रॉ मटेरियल ले पाएँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के लॉन्ग टर्म
लॉन्ग टर्म के लिए रॉ मटेरियल ले पाएँ, स्ट्रैटेजिक रॉ मटेरियल ले पाएँ। आर एन डी में ये क्या करते हैं, डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज़, नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करते हैं, लाइसेंस एक्वायर करते हैं, आईपीज़ का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लाइसेंस एक्वायर करते हैं, थर्ड पार्टी बिजनेसेस को एक्वायर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग मीन्स अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लाना है तो उसके लिए हम जो रिसर्च करते हैं, मार्केट रिसर्च या प्रोडक्ट टेस्टिंग, कॉस्ट कितनी लग रही है, उन सब का डेटा असेंबल करना, या आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्वालिटी डिफेक्ट्स, और क्वालिटी में क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं इन सबको आइडेंटिफाई करना है। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होती है। इससे हम पता लगाते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट लाएंगे तो उसका मार्केट में कितना स्कोप रहेगा। प्री लॉन्च क्या है, मैनेज प्रोडक्शन रैम्प इश्यूज़ ना। प्रोडक्शन रैम्प इश्यूज़ क्या है कि प्रोडक्शन से अगर हम कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या इश्यूज़ मार्केट में हो सकते हैं। प्रोवाइड सॉफ्टवेयर फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, अगर कुछ नया प्रोडक्ट्स हैं तो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना। मैनेज मटेरियल परचेज़ कमिटमेंट, अगर हमने कुछ मटेरियल परचेज़ कमिटमेंट कर रखा है उसको कैसे मैनेज करेंगे। प्रोवाइड प्रॉपर इन्वेंट्री लेवल प्रॉपर कैसे प्रोवाइड करना है। डिटर्मिन लॉन्च क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है। रेज ऑर्डर्स, मेक प्री पेमेंट्स टू सप्लायर, और सप्लायर्स के से रॉ मटेरियल्स वगैरह का या जो भी गुड्स हैं उन सब का ऑर्डर रेज करेंगे और उनको प्री पेमेंट कर देंगे। लॉन्च, रिजॉल्व बैकलॉग्स, अगर कुछ बैकलॉग्स हैं उन सबको रिजॉल्व करेंगे। मेक डिमांड फोरकास्ट फॉर अप टू 150 दिन, लगभग 5 महीने, 150 दिनों का डिमांड को फोरकास्ट कर लेती है एप्पल कंपनी, और उसके बाद फिर क्वार्टरली रिव्यू करती रहती है। रिव्यू इन्वेंट्री लेवल्स का रिव्यू करती है, डिमांड फोरकास्ट को एडजस्ट करती है, जिस तरीके से जो भी हमारा पहले से फोरकास्ट रहता है और जो ओरिजिनल सेल होती है उसके अकॉर्डिंग डिमांड को एडजस्ट करती है। चेक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेटस, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल स्टेटस पता करती है कि अभी प्रोडक्ट किस फेज़ में है। अपडेट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेटस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का नया स्टेटस अपडेट करती है। मॉनिटर करंट सेल्स लेवल, अभी सेल्स का लेवल क्या है उसको मॉनिटर करना, और मॉनिटर कंपोनेंट कॉस्ट ट्रेंड्स, और जो भी कंपोनेंट के जो भी कॉस्ट हैं वो मार्केट में उनका क्या ट्रेंड्स है उन सबको मॉनिटर करती है क्वार्टरली। एप्पल आईएनसी परचेजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज देन गेट देम शिफ्ट टू एन असेंबलिंग प्लांट इन चाइना, बहुत सारे सोर्सेज से रॉ मटेरियल परचेज करके उसको एक असेंबलिंग प्लांट में भेज देती है जो कि एक चाइना में है। फ्रॉम देयर असेंबलर विल शिप प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर, और चाइना से जो भी कंज्यूमर्स अगर कुछ प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर रहे हैं तो वो वहाँ से डायरेक्टली शिप हो जाता है। फॉर दोज हु बाय फ्रॉम द एप्पल्स ऑनलाइन स्टोर, जो भी एप्पल के ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर करते हैं कंज्यूमर्स उनको डायरेक्टली चाइना से ही शिप होता है। फॉर अदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, और अगर जो रिटेल स्टोर्स हैं या डायरेक्ट सेल्स या अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको बल्क में चाहिए होता होगा तो एप्पल आईएनसी विल कीप प्रोडक्ट्स एट एल ग्रोव कैलिफोर्निया, वो उनका वहाँ पे एक वेयर हाउस है, वहीं पे उनका कॉल सेंटर है कैलिफोर्निया में, वहाँ से वो बल्क में जो भी शिप करते हैं वो वहाँ से करते हैं एंड सप्लाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर। एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइफ कस्टमर कैन सेल प्रोडक्ट बैक टू द नियरेस्ट एप्पल स्टोर, और जब प्रोडक्ट की लाइफ ख़त्म हो जाए तो आप नियरेस्ट एप्पल स्टोर में भेज दीजिए या तो फिर रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ अगर है तो उनको भेज दीजिए, वहाँ पे आप एप्पल के प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं। सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटर्न। प्रोडक्ट्स पहले रॉ मटेरियल की सोर्सिंग कहाँ से करते हैं, यूनाइटेड स्टेट से, चाइना से, अदर एशियन कंट्रीज से और यूरोप से।
उसके बाद फिर चाइना में उसको असेंबल कराते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होती है। वेयर हाउसिंग कहाँ पे होती है? 2 जगह होती है, एक तो चाइना में होती है और एक कैलिफोर्निया में होती है। इंटरमीडिएट वेयर हाउस वाया फेडेक्स, ये तो चाइना में ही है, और वेयर हाउस फैसिलिटी इन कैलिफोर्निया। डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन स्टोर, रिटेल स्टोर्स, डायरेक्ट सेल फोर्सेस, होलसेल रिटेलर्स, ये सारे ऑनलाइन स्टोर्स। रिटर्न, वारंटी रिटर्न, ट्रेड इन प्रोग्राम, रिसाइकिल रीयूज प्रोग्राम, और फिर वापस ले लेते हैं प्रोडक्ट को। पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन सब के पास, फिर वापस ले लेते हैं जब प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है। एप्पल सप्लाई चेन हैज़ वेरी हाई risk and as enumerated. Apple supply chain has very high risk as enumerated below. इनका जो सप्लाई चेन है इसमें एक बहुत ज़्यादा रिस्क है। Some resellers may also distribute products of the competing manufacturers. रीसेलर्स कौन होते हैं? जो रिटेल स्टोर्स वगैरह होते हैं, जो उनके वेयर हाउस से सामान मंगा के जहाँ पे भी उनकी शॉप वगैरह होती है या स्टोर्स होते हैं वहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करते हैं। तो हो सकता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो खाली एप्पल के ही प्रोडक्ट्स को ही सेल करेंगे, हो सकता है वो कॉम्पिटिंग मैन्युफैक्चरर्स किसी और के भी प्रोडक्ट्स को में डील करते हो। Inventories can become obsolete or exceed the anticipated demand. हो सकता है कि इन्वेंट्री, क्योंकि हम पहले से ही बनवा देते हैं, असेंबल करा सकते हैं, तो हो सकता है ऑब्सोलीट हो जाए और डिमांड से ज़्यादा हम बना के रख लें। सम कंपोनेंट्स आर करेंटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंगल और लिमिटेड सोर्सेस। कुछ कंपोनेंट्स अभी सिंगल या लिमिटेड सोर्सेज से ही हमें मिलते हैं ना, ज़्यादा सोर्स नहीं है उनके। सम कस्टम कंपोनेंट्स आर नॉट कॉमन टू द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़, और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ करती है बाकी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ ही नहीं होते हैं ना। एबिलिटी टू ऑब्टेन कंपोनेंट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, और कंपोनेंट को सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑब्टेन करना भी ज़रूरी है। Apple being a marketing company nowadays having inventory turnover ratio of 59, which is quite impressive. अभी इनका inventory turnover ratio 59 है। Apple have about 156 key vendors across the globe. 156 key vendors हैं। In effective supply chain management, Apple synchronizes data between the central warehouse in California and its own 246 stores plus customers. ये अपना जो डेटा है वो इतने लोगों से शेयर करते हैं वेयर हाउस में, अपने 246 स्टोर्स में, प्लस अपने कस्टमर्स से। द सक्सेस ऑफ इट्स सप्लाई चेन ऑपरेशंस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे मैनेज द सप्लायर रिलेशनशिप। मेन ये लोग सप्लायर रिलेशनशिप को किस तरीके से मैनेज करते हैं, उसी पे इनके सारे ऑपरेशंस का सक्सेस डिपेंड करता है। दिस इंक्लूड्स अर्ली सप्लायर इन्वॉल्वमेंट इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्लोज कम्युनिकेशन एंड सप्लायर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट और इवैल्यूएशन। और सप्लायर रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें हैं कि सप्लायर से अर्ली इन्वॉल्वमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्लोज कम्युनिकेशन, सप्लायर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट या सप्लायर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, building resilient and sustainable supply chain. Over the past decades, with the advent of globalization, supply chain have spread across many countries. Businesses are now more likely to be impacted by development from across the world. In the recent past, some of the major disruptions that highlighted weakness in the supply chain are major disruptions जो कि weakness को हाईलाइट करते हैं सप्लाई चेन के, वो क्या है? डिसरप्शंस टू सप्लाई चेन कॉज्ड ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। कोविड की वजह से सप्लाई चेन में वीकनेस आई। जियो पॉलिटिकल टेंशंस लाइक रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रिटिकल सप्लाईज लाइक फूड एंड एनर्जी, इन सब की प्रॉब्लम आए।
Economic collapse of countries like Sri Lanka, Pakistan highlighted the risk of sovereign default. इकोनॉमिक कोलैप्स इन लोगों के का इकोनॉमिक स्टेटस गिरने की वजह से प्रॉब्लम आई. Shortage of raw materials. Shortage of raw materials cause delays in production. Shortage of semiconductor chips cause delays in production across multiple countries like electronics and automobile. Raw materials में shortage की वजह से production में delays हुए ना, semiconductor chips वगैरह के shortage. Supplier plant shutdown. Facilities shut down like warehouse or port shut down etc. Economic uncertainties like spiraling inflation आया, unemployment, recession, ये सब चीज़ें भी बहुत इफ़ेक्ट करती है सप्लाई चेन को. तो हमें ऐसा सप्लाई चेन बनाना चाहिए जो कि सस्टेनेबल रहे लॉन्ग रन में, ऐसे इन चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े. दीज डिसरप्शंस कैन सिवियरली इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस. फ्रेजाइल सप्लाई चेन हैव बिकम अ ग्लोबल रियलिटी. तो फ्रेजाइल था जो सप्लाई चेन था, जो इन सारी प्रॉब्लम्स के आगे टूट गया. एन इशू द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ एवरी कंपनी नीड्स टू एड्रेस. तो अब इस इशू को हर कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को एड्रेस करना चाहिए. द नीड ऑफ द आवर इज़ टू बिल्ड रेसिलियंस विद इन द सप्लाई चेन. हमें रेसिलियंट सप्लाई चेन बनाना चाहिए टू बी एबल टू विथस्टैंड नॉट जस्ट डे टू डे ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस. डेली जो ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस, अगर कोई परेशानी आती है उससे ही ना बच पाएँ, बल्कि कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रप्शंस, अगर कुछ आपदा वगैरह आ जाती है तो उन सब से भी हमारे सप्लाई चेन ना रुके. वेन एवर एंड वेर एवर दे टेक प्लेस, कहीं पे भी ये सब प्रॉब्लम्स आ जाएँ, सप्लाई चेन हमारा सस्टेनेबल होना चाहिए. Resilience of supply chain implies that they need to be flexible and quickly adaptive to rapidly unfolding scenarios. अगर कुछ भी सिनारियोज चेंज हो रहे हैं तो फिर हम अडेप्ट कर पाएँ और फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारा सप्लाई चेन. How can a company build resilient supply chain to manage and adapt to unknown risk? अब जो रिस्क हमें पता ही नहीं है तो उसको कैसे मैनेज और अडेप्ट कर सकते हैं. Run stress test maps using a digital twin and carry out disruption scenarios to identify risk and weakness. हम कुछ सिनेरियोज को ढूंढ के टेस्ट रन वगैरह करा सकते हैं. Each scenario is measured using key metrics to understand its impact on business. कुछ की मेट्रिक्स को यूज़ करके हर सिनेरियो को मेजर करें जिससे कि उनका बिजनेस में क्या इम्पैक्ट है वो पता चले. की मेट्रिक्स क्या है जिससे हम किसी चीज़ को माप सकें. दिस विल हेल्प मैनेजमेंट assess exposures and vulnerabilities. क्या क्या चीज़ों से हमें खतरा है इसको असेस कर पाएगी मैनेजमेंट. आइडेंटिफाई मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़, हम किस तरीके से किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं, वो उन स्ट्रैटेजीज़ को आइडेंटिफाई करना. एंड टेक एक्शन टू एड्रेस दीज रिस्क, और इन रिस्क को एड्रेस करने के लिए एक्शंस लेना. रेजिलियंस कैन बी बेंचमार्क्ड अगेंस्ट देयर पीयर्स, और रेजिलियंस को बेंचमार्क बना सकते हैं, बाकी लोग भी उसे अडॉप्ट करेंगे. Not just companies but government also need to assess the risk that is strategically critical industries are exposed to. गवर्नमेंट को भी रिस्क असेस करना चाहिए जो कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मंडरा रहा है. Appropriate policy decisions बनाने चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए जिससे कि रिस्क को घटाया जा सके. गेन शेयरिंग एग्रीमेंट्स, gain sharing is an approach to the review and adjustment of an existing contract or series of contract where the adjustment provides benefit to both the parties.
कोई एक पहले से हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था या बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसमें कि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, जिससे कि दोनों पार्टीज़ को कुछ बेनिफिट हो, उसको कहते हैं गेन शेयरिंग एग्रीमेंट। अ फंडामेंटल फॉर्म ऑफ गेन शेयरिंग इज़ वेयर अ सप्लायर एग्रीज टू परफॉर्म इट्स साइड of the contract with no guarantee of receiving a payment. फंडामेंटल फॉर्म ऑफ गेन शेयरिंग क्या है कि सप्लायर कुछ अपना साइड से जो भी प्रोवाइड करना है उसको, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी सप्लाई करना है वो दे रहा है, लेकिन उसके बदले में कुछ पेमेंट नहीं ले रहा है. Instead, any payment received is based upon the benefits that emerge to the customer as a result of the successful completion of the supplier's side of bargain. और उसके बदले में वो कहता है कि आपको अगर ये प्रोडक्ट यूज़ कर, जो भी मैंने प्रोडक्ट या सर्विस दी है आप इसको रखो, आप इसको यूज़ करो, और अगर आपको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होता है इससे तो हम उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ बेनिफिट हम खुद लेंगे. तो ऐसा कोई एक एग्रीमेंट करेगा सप्लायर, उसको बोलते हैं गेन शेयरिंग सप्लायर. This is clearly a risky stance for the supplier because it could spend a fortune and walk away with nothing. तो ये रिस्की हो सकता है सप्लायर के लिए. हो सकता है कि उसको बहुत कुछ मिल सकता था और उसको ना मिल पाए. Alternatively, if the benefits of the customers are substantial, the supplier could find itself rewarded with a large return. और हो सकता है अगर कस्टमर को बेनिफिट हुआ तो सप्लायर को फिर ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाए रिटर्न में. In this situation, the supplier could almost be described as taking an equity stake in the customer rather than entering into a contract with it. तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि सप्लायर कस्टमर के ऊपर एक इक्विटी स्टेक ले रहा है ना, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इक्विटी स्टेक ले रहा है. अगर आपको फ़ायदा होगा तो आप मुझे उसमें कुछ दोगे जो भी हमारा एज़ पर द एग्रीमेंट, और अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं. देयर मस्ट बी नो रिवॉर्ड्स फॉर द सप्लायर टू अचीव अ हायर रिटर्न थ्रू एडवर्सरियल बिहेवियर और बाय हाइडिंग बिहाइंड द कॉन्ट्रैक्ट. और gain sharing deals are on the face of it a win-win situation for supplier and their customers. ये दोनों ही के लिए win-win situation है. कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से आप कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते, उसमें जैसा एग्रीमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है. Cost saving initiatives and gain sharing arrangements at X Limited. Supplier will deliver 3% minimum cost saving on controllable portion of cost. Cost saving generated in first year as a result of supplier idea will be retained by supplier. Cost saving generated in year second will be shared between X and supplier as a ratio of 40-60. Cost saving generated in the third year will be passed along to X Limited. Any cost saving generated by an idea proposed exclusively by X Limited that does not require capital investment by supplier will be immediately passed along to X Limited. एक एग्जाम्पल इन्होंने बना रखा है कि सप्लायर ने एक एग्रीमेंट कर रखा है कि हम आपको 3% मिनिमम कॉस्ट सेविंग, मतलब कुछ कंट्रोलेबल, अगर जो कॉस्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करके आपको 3% मिनिमम कॉस्ट सेविंग के साथ हम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं. 3% लेस में हम प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके बदले में आप पहले साल का जो भी आपका बेनिफिट होगा वो आप मुझे दोगे. दूसरे साल में हमारा आपका और हमारा शेयर होगा 40:60. तीसरे साल में पूरा शेयर आप ले जाओ, और अगर कोई ऐसा गेन हो रहा है जो कि जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा है तो वो पूरा आप लेके जाओ. ऐसे मतलब एग्रीमेंट्स होते होंगे. केस सिनेरियो. Raya Health Limited is a leading healthcare service provider in Mumbai
इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 450 पोटेंशियल बेड। ऐसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, यहाँ पे इतने बेड्स हैं। इट प्रोवाइड्स डायग्नोस्टिक्स एंड डे केयर स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ ऑल्सो, और ये डायग्नोस्टिक और डे केयर स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। In diagnostic centers, they are using traditional devices for CT scan and MRI, which are not enough for as per the demand. Patients are waited more than weeks for CT and MRI scans. This problem can cause delay in diagnosing illness, waste of time and other resources. ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। पुरानी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए, पेशेंट्स को बहुत वेट करना पड़ता है, हफ्ते वेट करना पड़ता है, इससे उनका टाइम से इलनेस भी डायग्नोज नहीं हो पाती है, और टाइम का भी वेस्टेज होता है, रिसोर्सेज का भी वेस्टेज होता है, नॉट जस्ट इन रेडियोलॉजी बट थ्रू आउट द हेल्थ केयर सिस्टम, और सबका नुकसान होता है। राया हैज़ प्लान टू आउटसोर्स सीटी स्कैन एंड एमआरआई सर्विसेज टू लिव लाइफ। इसने लिव लाइफ को आउटसोर्स करने की प्लानिंग करी है, विच हैज़ वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल चेन ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं। लिव लाइफ प्रॉमिस करता है रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स। ये 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। However, finance manager of Raya doubt that it will not be profitable arrangement. Finance manager को लग रहा है कि profitable नहीं रहेगा। For the satisfaction of Raya, Live Life has entered an agreement to provide its services to Raya with no guarantee of receiving payment. और जिसके लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि हमको कोई पेमेंट नहीं चाहिए, हमको कोई गारंटीड पेमेंट नहीं चाहिए। उन्होंने कुछ कंडीशंस बता रखी है। सेविंग कॉस्ट जनरेटेड इन फर्स्ट ईयर द सेम विल बी रिटेन बाय लिव लाइफ। अगर कुछ आपके मैनेजर्स को तो लग रहा है कि प्रॉफिटेबल ही नहीं है, तो जो फर्स्ट ईयर की जो प्रॉफिट, अगर कुछ कॉस्ट में सेविंग होती है या प्रॉफिट होता है, तो वो लिव लाइफ ले ही जाएगा, हम खुद रखेंगे। कॉस्ट सेविंग जनरेटेड इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर विल बी शेयर बिटवीन राया एंड लिव लाइफ एट अ रेशियो ऑफ 30-70। सेकेंड ईयर का 70% हम रखेंगे, 30% ही आपको देंगे। कॉस्ट सेविंग जनरेटेड इन सेकेंड और थर्ड ईयर दोनों का, और फोर्थ ईयर से हम राया को पास ऑन कर देंगे। फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो हम, कॉस्ट सेविंग होगी वो हम राया को पास ऑन कर देंगे। एनी कॉस्ट सेविंग जनरेटेड बाय एन आइडिया प्रपोज्ड exclusively by Raya that does not require capital investment by Live Life will be immediately passed along to Raya। और अगर कोई ऐसा आइडिया राया का होता है जिसमें कि हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, तो वो ऑल टुगेदर हम राया को ही ट्रांसफ़र कर देंगे, उसमें हम नहीं लेंगे कुछ। डिस्कस द एग्रीमेंट बिटवीन राया एंड लिव लाइफ। तो इस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, तो ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। द एग्रीमेंट बिटवीन राया एंड लिव लाइफ इज़ गेन शेयरिंग एग्रीमेंट। गेन शेयरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, एक अप्रोच है जिसमें कि हम रिव्यू करते हैं और एडजस्ट करते हैं जो भी हमारा पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट है या बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वेयर द एडजस्टमेंट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू बोथ द पार्टीज़। दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट होती हैं। अभी तो क्या था, ये लॉस में चल रहा था, सब नुकसान ही हो रहा था। A fundamental form of gain sharing is where a supplier agrees to perform its side of the contract with no guarantee of receiving payment। हम पेमेंट कोई नहीं ले रहे हैं। Instead, any payment received is based upon the benefits that emerge to the customer as a result of the successful completion of the supplier's side of the bargain। सप्लायर ने जो करने को कहा है, जब उसको करेंगे, अगर उससे कोई बेनिफिट होता है तो उसमें हमारा कुछ शेयर होगा, वो हम एग्रीमेंट में लिख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपस में शेयर कर लेंगे। लिव लाइफ एंड राया हैज़ ऑल्सो एंटर्ड इनटू एन सच एन अरेंजमेंट। इन्होंने भी ऐसे ही एक अरेंजमेंट में एंटर किया है। दिस इज़ क्लियरली अ रिस्की स्टांस फॉर द सप्लायर। सप्लायर के लिए ये रिस्की होता है बिकॉज इट कुड स्पेंड अ फॉर्चून। हो सकता है कि उसको बहुत फ़ायदा होने वाला था, वो ना हो पाए, और अगर राया को बेनिफिट होता है, ज़्यादा बेनिफिट होता है, सब्सटेंशियल बेनिफिट होता है, तो हो सकता है कि लिव लाइफ को भी कुछ रिवॉर्ड मिल जाए, लार्ज रिटर्न्स मिल जाए रिवॉर्ड के रूप में। कॉस्ट सेविंग्स माइट बी अटेन फ्रॉम रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सप्लाईज।
कॉस्ट सेविंग कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ सप्लाईज को हम कम करेंगे, न्यू स्किल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजीज़ को लाएंगे, रिवाइज डिलीवरी टाइम को हम रिवाइज करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे ऑपरेशंस में। द गेन बेनिफिट और एडवांटेज इज़ टू बी शेयर्ड इज़ नॉट नेसेसरली फिनेंशियल। ज़रूरी नहीं है कि जो भी बेनिफिट या एडवांटेज हो रहा है वो फिनेंशियल ही हो। ऑल्दो फिनेंशियल बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू अकर फ्रिक्वेंटली। हाँ, ये हो सकता है कि जल्दी फिनेंशियल बेनिफिट्स होंगे। The RIA, for instance, will not necessarily take cost saving in the form of lower contract value, but might require a higher specification for medical treatment. Cost saving नहीं करेगी, लेकिन वो higher specification for medical treatment में ज़्यादा अच्छे से specifications को बढ़ाएगी. However, to assess any financial benefit, both parties have to provide each other with access to relevant cost numbers to determine the basis for the assessment of the benefit and the calculation and sharing of the benefit. लेकिन इस financial benefit को assess करने के लिए दोनों को एक दूसरे से डेटा शेयर करना पड़ेगा ना। रेलेवेंट कॉस्ट का जो भी डेटा है उसको शेयर करें, जिससे कि हम कैलकुलेट कर पाएंगे आपस में शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। Many contracts involving these agreements have emphasis on greater openness and shared development and improvement. आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपस में शेयर करना पड़ेगा और डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट को भी शेयर करना पड़ेगा। Given case, gain sharing deals are on the face of it a win-win situation for both Raya and Live Life. दोनों के लिए win-win situation है। Interest of both are aligned. दोनों को अपना अपना फ़ायदा हो रहा है। Live Life is trying to save cost. लिव लाइफ कॉस्ट बचा रही है राया का, वाइल राया इज़ ट्राइंग टू गेट वर्ल्ड क्लास सर्विस, और राया को वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइड करने का मौका मिल रहा है।